नमस्कार दोस्तों, 4 मार्च 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज है? तो भैया, खार्किव नाम का जो शहर है नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में, वहां पे इंडियन स्टूडेंट्स को हॉस्टेज ले लिया गया है यूक्रेन के द्वारा। उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, ऐसा पुतिन बोल रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन का बोलना है कि हम तो चाहते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स और बाकी नेशनलिटी के स्टूडेंट्स बाहर निकल जाएं, बस लड़ाई इतनी इंटेंस हो रखी हो, यूक्रेन की तरफ से इस प्रकार की चीजें निकल के आ रही हैं कि ये बच्चे बाहर ना निकल पाए। देखो, बहुत सीधी बात है, जब तक दूसरे देशों के नेशनल्स यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, तब तक दूसरे देश भी यहां पे इन्वॉल्व रहेंगे पॉलिटिक्स के अंदर। तो एक बच्चा भी यहां पे ये बता पाएगा कि यूक्रेन वर्सेस रशिया की वॉर में रशिया डोमिनेंट हो रहा है, यूक्रेन के ऊपर प्रेशर आ रहा है, यूक्रेन के लिए एक बाइंग टाइम लेके आ सकते हैं ये दूसरी नेशनैलिटीज के लोग, चाइनीज, अफ्रीकन, इंडियंस, जो कि इस समय पे यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं। ये जितना लंबा समय यूक्रेन में टिकेंगे, उतना ही इंडिया, चाइना इन्वॉल्व होगा इस वॉर में। और अगर ये एक बार यूक्रेन के बाहर निकल गए तो रशिया धड़ल्ले से अटैक करेगा और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी ज्यादा कुछ बोलेगी नहीं, मतलब इंडिया चाइना तो एटलीस्ट ज्यादा नहीं बोलेगा। तो हो सकता है इस लॉजिक से यूक्रेन की सरकार और आर्मी जबरदस्ती इन बच्चों को कैद करके रख रही है, ताकि रशिया के ऊपर प्रेशर बनाया जाए इंडिया और चाइना के द्वारा। ये एक व्यू पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है। अब कुछ लोगों के हिसाब से सही है, कुछ लोगों के हिसाब से गलत है। जो न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ा जा रहा है, बोला जा रहा है, वही मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इस न्यूज को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने विलेज डिफेंस ग्रुप बनाने की बात की है जम्मू एंड कश्मीर में। ये कोई नया आइडिया नहीं है। 1990s में जब कश्मीर में टेररिज्म पीक पे था, उस समय पे भी इस तरीके के ग्रुप्स बने थे। हालांकि फिर बाद में लोगों को तनख्वाहें मिलनी बंद हो गई तो ये ग्रुप्स टूट गए, लेकिन अब फिर से इन ग्रुप्स को बनाने की बात की जा रही है। फिर माइग्रेंट्स के रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए जो स्कीम्स हैं, इनको 2025-26 तक कंटिन्यू किया गया है, लगभग 1400-1500 करोड़ के खर्चे पे। इस न्यूज को देखेंगे। एक सर्वे कराई गई है इंडिया के अंदर कि भाई इंडियंस का क्या एटीट्यूड से लड़कियों को लेके, मतलब मेल वर्सेस फीमेल में इंडियंस से ये पूछा गया कि भाई मेल्स के पास कितने राइट्स, फीमेल्स के पास कितने राइट्स। तो इस रिस्पेक्ट में ये सर्वे जो बोलती है, सर्वे को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। फिर यूट्यूबर्स ने इंडियन इकोनॉमी में 6800 करोड़ रुपीस जोड़े हैं 2020 में। इस न्यूज को डिस्कस करेंगे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने रशिया और बेलारस में होने वाले सारे लोन्स को अभी के लिए फ्रीज कर दिया है, इसको देखेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से रिलेटेड न्यूज है, इसको देखेंगे। सागर परिक्रमा प्रोग्राम, इसके बारे में बात करेंगे। तो टोटल इतनी न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वर्ड ऑफ द डे, बेनेवोलेंट। सबसे आसान वर्ड है, मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा। डिस्कस कर लेते हैं। What does benevolent means? Kindly, friendly and helpful to others. दूसरे के लिए कुछ अच्छा करना, दूसरे के लिए कुछ अच्छा सोचना, दयालु, मित्रवत, परोपकारी। वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। जितना ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं करिए। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इन न्यूज से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि बाकी लोग भी कुछ सीख सकें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। एंड इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स, प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन, दैट इज स्पेसिफिकली बेनिफिशियल फॉर मी। चलिए, पहली न्यूज, इंडियन स्टूडेंट्स हेल्ड हॉस्टेज इन खार्किव सेज पुतिन। तो अभी भी कुछ ट्रेन स्टेशन के नीचे, कुछ कॉलेजेस की बिल्डिंग्स के नीचे खार्किव नाम के शहर में इंडियन स्टूडेंट्स को हॉस्टेज की तरह रखा गया है। और ये पुतिन साहब का स्टेटमेंट आया है। इंडिया ने अनाउंस किया कि वो इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट कर रहे हैं यूक्रेनियन सिटी खार्किव से। कुछ समय के लिए लड़ाई यहां पे रोक दी गई थी, ताकि, और देखिए, एक अनअनाउंस्ड यहां पे बीच में कह लीजिए इंटरवल दिया गया था। इस इंटरवल के समय पे रशियन और यूक्रेनियन दोनों साइड से बॉम्बिंग बंद कर दी गई, ताकि जो भी नेशनल हैं दूसरी नेशनलिटीज के, खासकर इंडियंस, ये बाहर निकल सके। खार्किव में इस समय बहुत सारे इंडियन, चाइनीज और अफ्रीकन बच्चे फंसे हुए हैं। इनको बाहर निकलने के लिए, बच्चे कह लीजिए, प्रोफेशनल्स कह लीजिए, जो वहां पे जाके नौकरी कर रहे हैं, इनको बाहर निकलने के लिए एक छोटा सा इंटरवल दिया गया। इस इंटरवल में बहुत सारे इंडियंस और चाइनीज अपने डेजिग्नेटेड पॉइंट से पहुंच गए थे। कुछ अभी भी यहाँ पे फंसे रह सकते हैं, क्योंकि विंडो बहुत छोटी थी। फिर से बॉम्बिंग और शेलिंग यहाँ पे शुरू हो गई और बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसे रह गए। ठीक है भाई। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है यूक्रेन का, खरकीव, यहां पे रशियन मिलिट्री फोर्सेस ने जो ऑनस्लॉट किया है, इस ऑनस्लॉट के बीच में एक अर्जेंट एडवाइजरी इशू की गई थी इंडियन एम्बेसी के द्वारा। इन लोगों को बोला गया था कि कुछ सेट पॉइंट्स हैं, इन सेट पॉइंट्स पे आप पहुंच जाइए, वहां से आपको इवैक्यूएट कर लिया जाएगा। कुछ लोग पहुंच गए, कुछ लोग नहीं पहुंच पाए, चूंकि फाइटिंग रिज्यूम कर दी गई थी। और जब फाइटिंग चल रही होती तो बॉम्बिंग होती, उस बॉम्बिंग में बहुत सारे शेल्स इधर उधर घूमते रहते हैं। वो शेल किसी को लग सकता है। एक इंडिविजुअल था, मेडिकल स्टूडेंट था,
वो ऐसे ही ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करने के लिए गया था, अपने डेली मर्रा की खाने पीने की चीजें खरीदने गया था और वहां पे एक बॉम्ब का शेल उसको लग गया। तो इसीलिए जो इंडियन स्टूडेंट्स, चाइनीज स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं वो अंडरग्राउंड बंकर्स में इस समय पे बैठे हैं। बाहर निकलोगे आप तो ऑब्वियस सी बात है कोई बॉम्ब का शेल, कोई गोली आपको लग सकती है। 18,000 इंडियन नेशनल्स को अब तक इवैक्यूएट किया जा चुका है टिल थर्सडे, और इसमें रोमानिया, पोलैंड, मोल्दोवा, हंगरी, स्लोवाक रिपब्लिक सबने यहाँ पे मदद की है। ऐसा कहा जा रहा है कि फ्राइडे सैटरडे तक और 7,500 लोगों को हम लोग यहाँ से इवैक्यूएट कर लेंगे, ऐसा भारत सरकार का बोलना है। बहुत सारे IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को स्टैंड बाई पे रखा गया है रशिया के अंदर, बाकी कंट्रीज के अंदर। जैसे ही ये स्टूडेंट्स बचेंगे इनको इवैक्यूएट किया जाएगा, इन प्लेनों पर चढ़ा के इंडिया भेज दिया जाएगा। अभी के लिए ये प्लान है, लेट्स सी ये प्लान कैसे एग्जीक्यूट होता है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पुट्स रशिया बेलारस प्रोजेक्ट्स ऑन होल्ड। तो बीजिंग बेस्ड AIIB ने जो भी लोन वगैरह बांटने का सोचा था रशिया और बेलारस के प्रोजेक्ट्स में, उसको अभी के लिए होल्ड कर दिया है, अभी के लिए होल्ड पे रखा है। मतलब कल की डेट में फाइटिंग बंद हो जाती है, वॉर बंद हो जाती है, तो ये लोन फिर से चालू हो जाएंगे। अभी के लिए इनको होल्ड पे रख दिया गया है। और वैसे मैं ये बता दूं कि AIIB में जो मेजॉरिटी शेयर है वो चाइना का है। चाइना के पास 26.5% वोटिंग शेयर है AIIB में। सेकंड नंबर पे हाईएस्ट इंडिया के पास है 7.5%, उसके बाद रशिया के पास है 5.97%। बेलारस भी इस बैंक का मेंबर है। इसको चाइना के जिन लिक्विन हेड करते हैं। फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल इस समय पे AIIB के वाइस प्रेसिडेंट है। तो AIB ने अपने स्टेटमेंट में बोला कि भाई हम एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ट्रीटी को हम मानते हैं, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हम काम करते हैं, और हमारा फ्रेमवर्क ये बोलता है कॉमन चैलेंजेस को टैकल करना, डेवलपमेंट में दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट देना। अब इस बीच में इस बैंक की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट क्या है कि इट स्टैंड्स रेडी टू एक्सटेंड फाइनेंसिंग फ्लेक्सिबली एंड क्विकली एंड सपोर्ट मेंबर्स हु हैव बीन एडवर्सली इंपैक्टेड बाय वॉर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, our bank is actively monitoring the situation and assessing its impact on AIIB operation and our member economies. We the management will do our utmost to safeguard the financial integrity of AIIB against the backdrop of evolving economic and financial situation. Under these circumstances and in the best interest of the bank, management has decided that all activities relating to Russia and Belarus are on hold and under review. देखिए क्या बात है, इस समय पे रशिया के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस लग रहे हैं और बेलारस के ऊपर भी सैंक्शंस लगने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि बेलारस के अलेक्जेंडर ल्यूकाशेंको ने एक्टिवली पुतिन को सपोर्ट दिया है इस वॉर में। AIIB ने यहाँ पे जो डिसीजन लिया है इसको आप पॉलिटिकल मत समझो। आप ये मत समझो कि चाइना के पास 26% स्टेक है, इंडिया के पास 7.5% स्टेक है, तो इंडिया चाइना मिलकर रशिया के ऊपर और बेलारस के ऊपर प्रेशर डाल रहे, नहीं। AIIB एक प्राइवेट बैंक की तरह काम करता है और इस प्राइवेट बैंक का अपना खुद का मैनेजमेंट है, अपना खुद का लीडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, रशिया और बेलारस के अंदर जिन प्रोजेक्ट्स को ये पैसा दे रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स आगे आने वाले समय में पैसा वापस कर पाएंगे सीवियर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सैंक्शंस के अंदर, इस बात के ऊपर डाउट है। इसलिए AIIB ने जितनी भी अपनी इन्वेस्टमेंट रशिया बेलारस के अंदर है उसको अभी के लिए रोक दी। ठीक है भाई, तो ये चीज यहाँ पे निकल के आ रही है। अगर हम और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ले AIIB से रिलेटेड, तो इसको 2016 में शुरू किया गया था बाय द टर्म्स ऑफ AIIB आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था दिसंबर 2015 में। 57 फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसके, अभी के लिए 103 अप्रूव्ड मेंबर्स हैं। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है। मिशन क्या है, टू इंप्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम्स इन एशिया। जो भी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मेंबर है या वर्ल्ड बैंक का मेंबर है वो AIIB को भी ज्वाइन कर सकता है। AIIB में रीजनल मेंबर्स भी हैं, नॉन रीजनल भी हैं। अगर आपको रीजनल मेंबर बनना है AIIB में, तो एशिया या ओशियाना में जो भी देश आते हैं वो रीजनल मेंबर बन सकते हैं AIIB के। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए ओशियानिया, OCEANIA, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। थोड़ा दिमाग लगाइए, सर्च करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है भाई। फिर भाई जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है AIIB के, इसमें हर कंट्री का एक गवर्नर होगा और एक अल्टरनेट गवर्नर होगा। जो भी मेंबर कंट्रीज हैं AIIB की, उसका एक गवर्नर और एक अल्टरनेट गवर्नर होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ AIIB में। मेजॉरिटी ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ AIIB इज इन एशियन कॉन्टिनेंट। नामी है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक।
एशियन डेवलपमेंट बैंक के बाद सबसे बड़ा बैंक अगर एशिया में कोई है तो वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप्रूव्स विलेज डिफेंस ग्रुप्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो एमएचए ने यहाँ पे क्या बोला है कि जम्मू एंड कश्मीर में विलेज डिफेंस ग्रुप्स बनाए जाएंगे और ये विलेज डिफेंस ग्रुप्स विलेज डिफेंस गार्ड्स की तरह काम करेंगे, मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तब भी काम करेगी मान लो एकदम से अटैक आता है तो सबसे पहला ये लोग रिपल करेंगे। दूसरा, ये जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चलाया जाता है कश्मीर के अंदर, इस टेररिज्म को फैलाने वाले लोगों को, ये टेररिज्म के थॉट प्रोसेस को फैलाने से रोकने के लिए भी ये विलेज डिफेंस ग्रुप के लोग एक्टिवली काम करेंगे। अभी के लिए इस विलेज डिफेंस ग्रुप में जो भी लोग होंगे उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है ना, V1 कैटेगरी और V2 कैटेगरी। V1 कैटेगरी में आते हैं लीडर्स, वो लोग जो कि विलेज डिफेंस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, इनको 4,500 रुपए प्रति महीने तक का भत्ता दिया जाएगा। और वो लोग जो कि VDGs को वॉलेंट्री बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं उसके मेंबर्स हैं और ये मेंबर्स अपने लीडर्स के हिसाब से काम करेंगे, इनको 4,000 रुपए महीने तक का भत्ता दिया जाएगा। ठीक है भाई। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP जम्मू एंड कश्मीर दिलबाग सिंह जी ने क्या बोला है कि विलेज डिफेंस कम्युनिटीज तो पहले भी होती हैं, बस हम इनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रिजुविनेट कर रहे हैं और इसके अंदर जो लोग होंगे ना वो सोल्जर्स ही होंगे, बस उनके पास यूनिफॉर्म नहीं होगी, लेकिन वो सोल्जर्स होंगे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। जरूरी नहीं कि ये लोग गोला बंदूक चलाएं, अगर अटैक हो गया तो गोला बंदूक भी चला सकते हैं। कल की डेट में मान लो कोई टेररिस्ट आ गया गांव के अंदर, वो गांव को गन पॉइंट पे कह लो सरेंडर करवा रहा है तो उस केस में ये लोग लड़ भी सकते हैं, लेकिन इनका मेजर काम ये है कि किसी एक पर्टिकुलर गांव में जहां पे विलेज डिफेंस ग्रुप बना हुआ है, विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं, ये लोग इंश्योर करेंगे कि वहां पे किसी टेररिस्ट को पनाह ना दी जाए। अगर कोई टेररिस्ट आया है तो सही समय पे आर्म्ड फोर्सेस को, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस को इत्तला कर दी जाए ताकि वो लोग उस टेररिस्ट को टैकल कर सके। ठीक है भाई। तो यूनिफॉर्म के बिना सोल्जर्स हैं ये और इनको प्रॉपर तनख्वाह दी जाएगी। अपने गांव में रह के बस ये इंडियन आर्मी को खबर देंगे। ओवरऑल ये जो टेररिज्म की भावना फैलाई जाती है गांव में, इसको टैकल करेंगे और इस चीज के लिए इनको भत्ता भी दिया जाएगा। ओके, 1990s में जब पीक टेररिज्म था जम्मू एंड कश्मीर में, उस समय पे 4125 विलेज डिफेंस ग्रुप्स हुआ करते थे, विलेज डिफेंस कम्युनिटीज हुआ करती थी JNK में। लेकिन बाद में ये कम्युनिटीज आप कह सकते हो कि थोड़ा सा टूट सी गई, रीजन बिंग समय पे तनख्वाह नहीं आती थी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में और पीस को मेंटेन करने में ये कम्युनिटीज काफी मदद करती थी। अब इनको रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है एज विलेज डिफेंस ग्रुप्स। ठीक है भाई। तो टेररिज्म को एलिमिनेट करने में 1990s में स्ट्रेटजी काफी काम आई थी, अब भी काफी काम आएगी। सरकार को ये इंश्योर करना पड़ेगा सही समय पे जो पैसे प्रॉमिस किए गए हैं, जो मदद प्रॉमिस की गई है, जो पर्क्स प्रॉमिस किए गए हैं, वो इन लोगों तक पहुंच जाए। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया स्वच्छ सर्वेक्षण। ये 7th कॉन्स्टिट्यूटिव एडिशन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे। देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण ये दुनिया का सबसे बड़ा क्लीनलीनेस सर्वे है। अभी के लिए अर्बन इलाके में जो सर्वे हो रहा है इसका 7वां एडिशन चल रहा है, रूरल इलाके में भी होता है, अर्बन में भी होता है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन का 7वां कंसेक्यूटिव एडिशन है ये। यहाँ पे बेसिकली इट इज डिजाइन टू कैप्चर इनिशिएटिव्स ऑफ सिटीज फॉर द वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ फ्रंटलाइन सैनिटेशन वर्कर्स। पीपल फर्स्ट की फिलॉसफी के बेसिस पे सर्वे काम कर रहा है। यहाँ पे यंग एडल्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीनियर सिटीजन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेसिकली स्वच्छता अभियान के अंदर अर्बन इलाकों में जो कुछ भी किया गया है, क्या उसका फायदा ग्राउंड पे लोगों तक पहुंच रहा है, इसके लिए इन्हीं लोगों से सवाल पूछा जाएगा, बूढ़ों से भी और यंग एडल्ट से भी पूछा जाएगा। और इस सर्वे को कंडक्ट करवाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 3000 एसेसर्स को हायर किया है। ये एसेसर इप्सॉस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के हैं, प्राइवेट कंपनी के हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो एसेसर्स हैं ये काफी टेक्निकल और जानकार होंगे अपने काम में और प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। ठीक है ना भाई। इस साल इंडिया में जितने भी अर्बन इलाके में वार्ड्स हैं हर जगह पे सैंपलिंग होगी। इससे पहले जो सर्वेज हो रहे थे वहां पे 40% वार्ड्स में सैंपलिंग हो रही थी, अब 100% वार्ड्स में, अर्बन इलाके के सारे वार्ड्स में सैंपलिंग होगी। और इन सैंपलिंग्स में बहुत सारे एसेसर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, लगभग 3000 एसेसर्स का। इसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन जुटाई जाएगी। और ऑलरेडी शहरों ने जो स्वच्छतम पोर्टल MIS पे इंफॉर्मेशन अपलोड की है उस इंफॉर्मेशन से कोरिलेट किया जाएगा। देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले ऑलरेडी अलग अलग शहरों ने क्या क्या किया है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या क्या किया है, उसकी इंफॉर्मेशन ये सिस्टम पे अपलोड कर चुके हैं। अब उस इंफॉर्मेशन को उठा के ये SSS ग्राउंड लेवल पे चेक करेंगे, जो इंफॉर्मेशन अपलोड की गई है, जो बताई गई है सिटीज के द्वारा, क्या वो सही है या फिर वो गलत है। ठीक है भाई।
इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में दो कैटेगरी ऑफ पीपल हैं। एक वो आप कह लीजिए सिटीज जहां पे 15,000 तक लोग रहते हैं, दूसरे वो जो वहां पे 15 से 25,000 तक लोग रहते हैं। तो जो छोटी शहर है, जो छोटे वार्ड्स है, वहां के लोगों को भी यहां पे इंक्लूड करवाया जाएगा। अर्बन लोकल बॉडी में अभी देख लीजिए, जो भी अर्बन लोकल बॉडीज है, हर जगह पे एक राउंड अबाउट एक चौराहा चुना जाएगा, उस चौराहा को वहां के लोग सजा देंगे। और ये भी आप कह सकते हो एक अलग ही प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का। बेसिकली इस प्रकार के जो स्टेप्स होते हैं वो ये बात को हाईलाइट करते हैं कि हाँ भाई कुछ ग्राउंड लेवल पे हो रहा है। फिर एक और इंडिकेटर है यहाँ पे स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज। इसको भी MOHUE मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया दिसंबर 2021 में। इसको भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में जोड़ा गया। तो इस चैलेंज के अंदर, स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंदर, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस और एंटरप्रेन्योर्स को चैलेंज दिया गया है कि आप एक काम करो, आइडिया सबमिट करो, 4 कैटेगरीज में आइडिया सबमिट करो। जीरो डंप, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, सोशल इंक्लूजन में, ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिजिटल इनेबलमेंट में और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में। जिसका आइडिया बेस्ट होगा उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण का कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क शुरू किया गया था अर्बन क्लीनलीनेस को एसेस करने के लिए। तो यहां पे हमने 3-4 चीजों के बारे में बात की। एक तो स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज के बारे में बात की, अर्बन लोकल बॉडीज में राउंड अबाउट चौराहा लगाया जाएगा, यहां पे एसेसर्स हायर किए गए हैं 3000 इप्सॉस रिसर्च लिमिटेड के द्वारा। 7वां अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे है ये, ठीक है। 100% वार्ड्स को यहां पे एसेस किया जाएगा, ये देखने के लिए कि वहां पे प्रॉब्लम मतलब प्रोग्राम सही तरीके से इंप्लीमेंट हुए हैं या नहीं। जिसपे बटू गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज आपको काम आएगी। फिर सागर परिक्रमा प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। इसको इनॉग्रेट किया जा रहा है यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग श्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड NFDB ने। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, इंडियन कोस्ट गार्ड, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, आपका फिशिंग सर्वे ऑफ इंडिया और फिशरमैन रिप्रेजेंटेटिव सब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सागर परिक्रमा प्रोग्राम के अंदर। कहीं ना कहीं फिशिंग के साथ जुड़ा हुआ है, लोगों को सस्टेनेबल लाइवलीहुड के साथ जुड़ा हुआ है। तो जितने भी कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है इंडिया की, वहां पे ये सागर परिक्रमा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। फिशरमैन, फिश फार्मर्स, ये सब लोग इसके साथ एसोसिएटेड होंगे। एंड दिस प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। आपको पता है ना, 75 साल हो गए हमारी आजादी को, तो उसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स है आजादी का अमृत महोत्सव के अंदर। इसी के अंदर एक प्रोग्राम है आपका सागर परिक्रमा प्रोग्राम। करेगा क्या? तो इट विल फोकस ऑन सस्टेनेबल बैलेंस बिटवीन द लाइवलीहुड ऑफ कोस्टल फिशर कम्युनिटीज एंड यूजेज ऑफ मेरीन फिशरीज रिसोर्सेज फॉर द नेशन फूड सिक्योरिटी। तो देखिए, हमारे कोस्टल इलाकों में जो फिशरमैन कम्युनिटी है वो मछलियां पकड़ के बेचते हैं, उससे अपना जीवन यापन करते हैं। इन मछलियों को खाते हैं लोग और ओवरऑल उनसे उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट और बाकी आप कह लो हेल्थ की जरूरतें पूरी होती हैं। और इस पूरे के पूरे काम को आपको सस्टेनेबल तरीके से करना है ताकि मैरीन इकोसिस्टम तबाह ना हो जाए, आगे भी आने वाले समय में मछलियां पकड़ सकें, मछलियां खत्म ना हो जाएं, ड्रेजिंग एक लिमिट से ज्यादा ना हो, वगैरह वगैरह। बहुत सारे इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल एंगल्स भी यहाँ पे प्ले में आ जाएंगे। तो एक होलिस्टिक प्रोग्राम है ये, और इस होलिस्टिक प्रोग्राम के अंदर सस्टेनेबल तरीके से फिशिंग करना, हमारे मेरीन इकोसिस्टम का ध्यान रखना, लोगों की फूड सिक्योरिटी का ध्यान रखना, ये सब चीजें बताई जा रही हैं इस सागर परिक्रमा प्रोग्राम के अंदर। पहले फोज में मांडवी से लेके पोरबंदर की जो कोस्टल बेल्ट है, अरेबियन सी में गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट के आसपास की, वहां पे इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया जाएगा और धीरे धीरे करके इंडिया के जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं वहां के थ्रू ओवरऑल ये प्रोग्राम पास करेगा। प्रोग्राम क्या मतलब, आप कह सकते हो एक डिफाइंड मैरीन रूट के थ्रू इस प्रोग्राम को कंडक्ट करवाया जाएगा। फिशरमैन पार्टिसिपेट करेंगे, उनको सिखाया वगैरह जाएगा कि कैसे सस्टेनेबल फिशिंग करनी है, कैसे इकोलॉजी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, वगैरह वगैरह। यही सब चीजें यहाँ पे होने वाली हैं। फिर पीएम मत्स्य संपदा योजना, ये भी फिशरी से रिलेटेड। इसके अंदर जो भी सैंक्शंस और सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पे बांटे जाएंगे। बहुत सारे यंग फिशरी एंटरप्रेन्योर्स, प्रोग्रेसिव फिशरमैन के इवेंट्स होंगे, वहां पे संपदा योजना को भी इस पर्टिकुलर स्कीम सागर परिक्रमा के साथ जोड़ा जाएगा। फिर गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है फिशरीज मैनेजमेंट प्लान्स को लाने में, फिशरी सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने में, नेसेसिटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को सेटअप करने में, इफेक्टिव फिशरीज गवर्नेंस के लिए चीजें यहाँ पे सिखाई जाएंगी लोगों को, वगैरह वगैरह। बोल बच्चन टाइप की चीजें यहाँ पे हैं। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट है प्यू सेंटर रिपोर्ट ऑन जेंडर रोल्स। देखिए, प्यू रिसर्च सेंटर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जेंडर रोल्स को लेके। देखिए, 2019 और 2020 में लगभग 30,000 एडल्ट्स के साथ, टू बी प्रिसाइज 29,999 एडल्ट्स का यहाँ पे एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में जेंडर से रिलेटेड बातें पूछी गई लोगों से। अब 10 में से 8 मेन ने यहां पे ये जवाब दिया
कि मेन के पास वुमेन के बराबर राइट्स होने चाहिए, वुमेन के पास मेन के बराबर राइट्स होने चाहिए, मतलब दोनों के राइट्स में फर्क नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं एक प्रोग्रेसिव रिस्पांस निकल के आया है इंडियन एडल्ट्स की तरफ से। लेकिन कुछ जगहों पे कुछ कंजर्वेटिव रिस्पांस भी आया है, जैसे कि 80% मेन का यह मानना है कि जब नौकरियों की कमी हो तब नौकरी में प्रेफरेंस मेन को मिलना चाहिए। अब ये तो एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, नौकरियों की कमी तो वैसे ही है इंडिया में, 140 करोड़ की आबादी वाला ये देश, कभी नौकरियां पूरी हो पाएंगी? यहाँ पे इतनी बड़ी भी इकोनॉमी नहीं है हमारी। इनफैक्ट यूएस की $20 ट्रिलियन जैसी भी इकोनॉमी होती ना इंडिया की, तब भी 140 करोड़ लोगों को नौकरियां देना बहुत मुश्किल है। हम तो अभी $2-3 ट्रिलियन के आसपास घूम रहे हैं। तो नौकरियों की कमी तो इंडिया के अंदर है ही। अब ऐसे केसेस में 80% मेन का ये बोलना है कि मेन के पास वुमेन से ज्यादा राइट्स मिलने चाहिए और जॉब्स मिलने की ज्यादा अपॉर्चुनिटी मेन के पास होनी चाहिए। अब ये प्रॉब्लमैटिक चीज है। जब पॉलिटिकल लीडर्स की बात आती है तब इंडिया को प्रोग्रेसिव बताया जाता है। इंडिया में एक से एक जबरदस्त वुमेन लीडर्स रही हैं। 1966 में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी और क्या गजब पर्सनालिटी थी। पर्सनली मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन हाँ, इमरजेंसी के समय पे जो इंदिरा गांधी जी ने किया और जो उनके बेटे ने किया वो कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। दैट वाज द डार्केस्ट आवर ऑफ डेमोक्रेसी, ये हम जानते हैं। बट इंटरनेशनली बांग्लादेश को आजाद करवाना, ठीक है ना, यूएस प्रेसिडेंट के सामने खड़े होकर उनके मुंह पे लेटर फेंक देना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंदिरा गांधी जैसे कैरिज्मेटिक एटीट्यूड ही कर सकते हैं। तो वुमेन लीडर्स में इंदिरा गांधी का नाम ले लीजिए, ममता बनर्जी जी का नाम ले लीजिए, सुषमा स्वराज का नाम ले लीजिए, जयललिता जी का नाम ले लीजिए, मतलब लीडरशिप में अगर आप देखो तो वुमेन कहीं पे भी नीचे नहीं या कमजोर नहीं पड़ी इंडिया के अंदर। इनफैक्ट 55% लोगों का तो यह बोलना है कि वुमेन हो चाहे मैन, वो अच्छा पॉलिटिकल लीडर बन सकता है। 14% लोगों का तो ये तक बोलना है कि वुमेन आर बेटर लीडर्स, मतलब अगर लीडरशिप पोजीशन में वुमेन है तो वो मेन से अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये कुछ व्यू पॉइंट्स यहां पे निकल के आ रहे हैं। फिर कुछ और चीजें यहां पे निकल के आई हैं कि भाई 62% एडल्ट्स को लगता है कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर तरीके से मेन और वुमेन को लेनी चाहिए। 34% एडल्ट्स को लगता है कि चाइल्ड केयर को प्राइमरली वुमेन द्वारा किया जाना चाहिए, चूंकि पैसा कमाने का काम मेन का होता है। 54% लोगों को ऐसा लगता है कि मेन वुमेन दोनों को पैसा कमाना चाहिए। 43% को ऐसा लगता है कि पैसा कमाने का काम केवल मेन का है। तो ये सब चीजें हैं। 63% इंडियंस को ये लगता है कि जब माता पिता इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो उनकी आखिरी जो कुछ मतलब कर्म कांड होते हैं, ये करने का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेटों की है। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हो कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस है, क्योंकि लड़कियां भी कर सकती हैं, बट इंडियन सोशल सेटअप में लड़के ही करते हैं, ये आप सबको पता है। हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो जब शमशान घाट जाया जाता है तो लेडीज नहीं जाती हैं, ये आप सबको पता होगा। तो कुछ लोगों के हिसाब से कंजर्वेटिज्म है, कुछ लोगों के हिसाब से रिलीजियस थॉट प्रोसेस है, हर कोई अपनी तरीके से इन चीजों को देखता है। फिर अगर आप देखो तो 76% इंडियन एडल्ट्स पॉइंट करते हैं कि वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के दिन में। 51% इंडियंस ये मानते हैं कि बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है, खासकर बॉयज को ये सिखाना जरूरी है कि वो वुमेन की रिस्पेक्ट करें। और 26% का ये मानना है कि लड़कियों को ये सिखाना चाहिए कि वो अप्रोप्रिएटली बिहेव करें। अब ये अप्रोप्रिएटली बिहेवियर क्या है, ये भाई अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेफिनेशन रख सकता है। तो ये कुछ न्यूज निकल के आई थी, ये कुछ सर्वे है प्यू रिसर्च सेंटर का, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिपोर्ट से जेंडर इक्वालिटी के रिस्पेक्ट में काम आ सकता है। नेक्स्ट न्यूज है रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिपैट्रिएट स्कीम। देखिए, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिपैट्रिएट स्कीम्स, ये एक आप कह सकते हो अम्ब्रेला है, और इस अम्ब्रेला के अंदर आती हैं 7 स्कीमें। कौन कौन सी 7 स्कीमें हैं? पहली, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ फैमिलीज डिस्प्लेस्ड ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरियाज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड चाम। दूसरा, रिलीफ असिस्टेंस टू ब्रूस लॉस्ट इन रिलीफ कैंप्स इन त्रिपुरा, ब्रूज, बेसिकली ब्रू कम्युनिटी के बारे में आजकल काफी न्यूज में रहा है। फिर रिलीफ असिस्टेंस टू श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज, इनहैंस्ड रिलीफ टू 1984 सिख राइट विक्टिम्स। तो ओवरऑल ये आप कह सकते हो कि ओवरऑल कैटेगरी है 1 2 3 4 5 6 7। तो इन 7 कैटेगरीज को मिला के बनती है रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिपैट्रिएट स्कीम। ये स्कीम देखा जाए तो वैलिड थी 2021-22 तक, लेकिन 2021-22 के बाद इसको 2025-26 तक एक्सटेंड कर दिया गया है केंद्र की सरकार के द्वारा। और केंद्र की सरकार ने 1452 करोड़ 1452 करोड़ का एक्स्ट्रा एलोकेशन किया है इस स्कीम को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इस स्कीम को चलाया जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट्स की वजह से जो भी रिपैट्रिएट्स और माइग्रेंट्स परेशान हो गए हैं उनको ये स्कीम मदद करती है। ठीक है ना भाई, तो भारत सरकार के द्वारा स्टेप लिया गया। साथ साथ भारत सरकार समय समय पे वेस्ट बंगाल की सरकार को ग्रांट इन एड भी प्रोवाइड करती है, ताकि जो 51 बांग्लादेशी एनक्लेव्स थे इंडिया के अंदर पहले, जो कि अब इंडियन साइड पे आ चुके हैं,
और जो इंडियन इनक्लेव थे बांग्लादेशी टेरिटरी के अंदर, वो बांग्लादेश की टाइप चले गए हैं। तो जो बांग्लादेशी इनक्लेव थे इंडिया के अंदर, वहां पे जो भी रिफ्यूजी वगैरह हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उनकी जो मदद करना है, उसके लिए भी केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार को, वेस्ट बंगाल सरकार को पैसा देती है, जिसपे बड्डू गवर्नमेंट पॉलिसी में न्यूज काम आएगी। और आज की आखिरी न्यूज, एक रिपोर्ट निकल के आई है जिसने बोला है कि यूट्यूब क्रिएटर्स ने 6800 करोड़ रुपए इंडियन इकोनॉमी में जोड़े हैं। ठीक है, तो द क्रिएटर इकोसिस्टम एट यूट्यूब contributed an estimated 6800 करोड़ टू इंडियन जीडीपी। और 2020 में इंडिया में 6.83 लाख फुल टाइम इक्विवेलेंट जॉब्स भी क्रिएट की हैं इस यूट्यूब क्रिएटर इकोसिस्टम में। ये कौन बताता है? ये एक रिपोर्ट बताती है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की, जो कि थर्सडे को रिलीज हुई थी। और ये जो स्टडी है ये कुछ सर्वे पे बेस्ड है। ये सर्वे 2021 में हुए थे, जिसमें 6000 इंडियन यूजर्स और बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे आप कह सकते हो कि YouTube द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी, जिसका नाम है अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन अपॉर्चुनिटी असेसिंग द इकोनॉमिक, सोसाइटल एंड कल्चरल इंपैक्ट ऑफ YouTube इन इंडिया। अभी के लिए इंडिया के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर से ज्यादा 40,000 चैनल्स उभर के आ चुके हैं। ईयर ऑन ईयर 45% का ग्रोथ हुआ है उन चैनल्स में जो कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर चुके हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनका रेवेन्यू प्रति महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा का है एज ऑफ जून 2021। और ओवरऑल इस क्रिएटर इकोसिस्टम यूट्यूब ने इंडियन इकोनॉमी में 6800 करोड़ रुपीस जोड़े हैं। और ये जो क्रिएटर इकोसिस्टम है ये हर बैकग्राउंड में है। ओवरऑल आप कह सकते हो अलग अलग डोमेन्स में क्रिएटिव थिंकिंग के आधार पर यहाँ पे ओवरऑल वीडियोस वगैरह बनाई जा रही हैं। जो मेन पैसा निकल के आता है वो यूट्यूब ड्रिवन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज से निकल के आता है। और भी कुछ तरीके हैं पैसा कमाने के, जैसे सब्सक्रिप्शन, अल्टरनेटिव मोनेटाइजेशन, कुछ लोग ऐड वगैरह करते हैं ऐप का अपनी यूट्यूब वीडियोस में, तो उससे भी पैसे बन जाते हैं उनके। और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत है, क्योंकि ये जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं ये पैसा कमा रहे हैं, तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमी में पैसा खर्च भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हायर कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, जैसे वीडियो एडिटर की, ग्राफिक डिजाइनर की, इस प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो नो डाउट ये जो YouTube चैनल्स हैं ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह, एक प्रकार की कंपनी की तरह उभर के आ रहे हैं, जो अपना रेवेन्यू कमा रहे हैं और साथ साथ बहुत सारे लोगों को नौकरियां भी दे रहे हैं, जिस पेपर टू गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल इस लेक्चर से जानने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो भी बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।